Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज के सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल महीने के दूसरे वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की करंट अफेयर वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला करंट अफेयर है, मुंबई एंड हैदराबाद रिकॉग्नाइज एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मुंबई और हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का चुना गया है मुंबई और हैदराबाद को। डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा मुंबई और हैदराबाद को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है, घोषित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि विच सिटी हैव वॉन द टैग ऑफ 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका मुंबई एंड हैदराबाद। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर दो भारतीय ऐसे सिटी हैं जिन्होंने ये टैग जीता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो कमिटमेंट है रिगार्डिंग ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्री, तो अर्बन एरियाज में ट्री को मेंटेन करना, उनको ग्रो करना और शहर में ग्रीनरी बनाना, ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बिल्डअप हो सके और खुशहाल सिटी बन सके, उसके लिए मुंबई और हैदराबाद ने काफ़ी कोशिश की है। इसीलिए इनको 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हैदराबाद एक बार और रिकॉग्नाइज किया गया था ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 में, मतलब 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को चुना गया था और 2021 का हैदराबाद को फिर चुना गया है, और उसके साथ साथ मुंबई को भी चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो फाउंड हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। और आपको एक और चीज़ बता दें कि हैदराबाद और मुंबई के अलावा 21 देशों के, ठीक है, 21 कंट्रीज़ के 136 सिटीज़ को भी ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया गया है। मतलब वर्ल्ड में हर देश में कोई भी सिटी अगर ग्रीनरी को मेंटेन करता है, ग्रो करता है और ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, उनको लगाता है अपने शहर में, उसको ये टैग दिया जाता है। तो 2021 का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मुंबई एंड हैदराबाद इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, ICR इन कोलेबोरेशन विद KVK ऑर्गेनाइज फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बनाना कल्टीवेशन। तो यहाँ पर ICR ने कोलिब्रेशन किया है KVK के द्वारा, ताकि वो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सके बनाना कल्टीवेशन के ऊपर। तो यहाँ पर केले की खेती पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, और आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है बनाना का वो इंडिया ही है। इसीलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसको और अच्छे से एक्सपोर्ट के पर्पज़ से तैयार किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा GDP ग्रोथ हमारी केले से हो सके। तो यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। तो जो आपका ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर है, जिनको NRCB के नाम से जाना जाता है, उसने कोलैबोरेशन किया है कृषि विज्ञान केंद्र, ताकि वो एग्जीबिशन कम ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी तक यहाँ पर 350 बनाना ग्रोअर्स को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रेनिंग दी जा चुकी है रिगार्डिंग बनाना कल्टीवेशन, उसके प्रैक्टिसेस और वैल्यू एडिशन के ऊपर। और यहाँ पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या किया जाता है, फार्मर को
नॉलेज प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग बनाना कल्टीवेशन के और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं और केले से और कौन कौन से नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो। इस तरीके की जानकारी उस ट्रेनिंग सेशन में दी जाती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रह रही है अपने फार्मर्स के लिए। और यहाँ पर फार्मर वर आल्सो इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्राम एस्टेब्लिश बाय द स्टेट। और आपको बता दें कि वर्ल्ड में तो इंडिया नंबर 1 कंट्री है, लेकिन अगर इंडिया में आपसे कोई पूछ लेता है तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो केले का उत्पादन करता है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ICAR के DG की अगर बात कर लें तो ICAR का DG हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट हो रहे हैं उससे रूबरू हो सकें। आगे बात करेंगे तो KVIC लॉन्चेस बनारसी पश्मीना। तो KVIC ने पहली बार लॉन्च किया है बनारसी पश्मीना, क्योंकि आप जानते हो लेह लद्दाख में पश्मीना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है, वहीं पर ये लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी के बनारस में बनारसी पश्मीना लॉन्च किया गया है। द प्रीमियम पश्मीना प्रोडक्ट प्रिपेयर बाई दी हाईली स्किल्ड खादी वेवर्स ऑफ वाराणसी वॉज लॉन्च्ड बाई चेयरमैन KVIC श्री विनय कुमार सक्सेना इन बनारस। तो KVIC के जो चेयरमैन हैं श्री विनय कुमार सक्सेना ने बनारस में बनारसी पश्मीना लॉन्च किया है, जो कि KVIC के जो स्किल्ड खादी वेवर्स हैं उन्होंने तैयार किया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दिस इज़ फॉर फर्स्ट टाइम दैट पश्मीना प्रोडक्ट आर बीइंग प्रोड्यूस आउटसाइड द रीजन ऑफ लेह लद्दाख। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पश्मीना प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस किया है लेह लद्दाख से अलग या जम्मू कश्मीर से अलग, जो कि बनारस में किया गया है। और KVIC ने इसको सेल करेगी ये मेड इन बनारसी के नाम से। पश्मीना प्रोडक्ट हैं जो कि शोरूम में, आउटलेट में और अदर ऑनलाइन पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से जो कस्टमर है वो परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पर KVIC चेयरमैन ने बोला है कि जो पश्मीना प्रोडक्शन है बनारसी में, उसने अकेले खुद शहर में 25 करोड़ का जो टर्नओवर है वो किया है बनारस शहर से खादी जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि बनारस में भी इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूकता हुई है और बनारसी पश्मीना की लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। अब KVIC से रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। KVIC की फुल फॉर्म है द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये फाउंड हुई थी 1957 में, ठीक है, और 56 में इसका एक्ट आया और 1957 में ये फाउंड हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में बता देना है। और पश्मीना क्या है, एक प्रकार की बकरी की विशिष्ट मुलायम रोमे से हाथ से बना हुआ शॉल है। उसी से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि इंसान के काम में आते हैं। तो ये हो गई हमारी रिगार्डिंग KVIC लॉन्चेस बनारसी पश्मीना की न्यूज़। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 बुक। तो यहाँ पर एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बुक टाइटल्ड इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पाथवे ऑफ एनहेंसिंग फार्मर इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा ताकि फार्मर अपनी इनकम को इन्हेंस कर पाएँ, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ सके, सस्टेनेबल फूड तैयार कर सकें और फार्म सिस्टम अच्छे हो सकें। यहाँ पर ये बुक जो है वो लॉन्च की है भाई यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, एट एन इवेंट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग एंड द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इवेंट है जहाँ पर इस बुक को लॉन्च किया गया है वो ऑर्गेनाइज कराया था नीति आयोग ने और उसके साथ साथ UNFAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। आगे बात करेंगे तो दिस बुक हाईलाइट द आउटकम ऑफ द नेशनल डायलॉग दैट बीइंग फैसिलिटेटेड बाय FAO सिंस 2019। तो यहाँ पर FAO के द्वारा 2019 के बाद में
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर नीति आयोग या फिर एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलके क्या क्या नए नए आउटकम्स आए हैं, क्या क्या बोल सकते हो एक फ्रूटफुल रिजल्ट रहे हैं, उनके बारे में इस बुक में दर्शाया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। और जो नीति आयोग के सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत, जो मेंबर भी हैं नीति आयोग, और यहाँ पर एक प्रोफेसर भी हैं जिनका नाम है रमेश चंद, ठीक है, जो कि मेंबर ऑफ नीति आयोग हैं। वो दोनों लोग यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये सारी चीज़ें इस बार हुई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन बुक टूवर्ड्स 2030 बुक किस देश में लॉन्च हुई, तो आंसर होगा भारत में। या किसने लॉन्च की, तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा की गई, या ये जो इवेंट है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो नीति आयोग और FAO के द्वारा किया गया। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो मिस्टर अमिताभ कांत इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो बुक है वो क्या क्या कवर करेगी। तो पहला पॉइंट है इस बुक में क्या मिलेगा आपको, भारतीय कृषि को बदलना, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ हुई है, भारतीय कृषि को कैसे बदला जाए ताकि फ्रूटफुल रिजल्ट आगे आ सके। और दूसरा है यहाँ पे बात करेंगे आहार विविधता, पोषण और खाद्य सुरक्षा। तीसरा है कृषि में जलवायु जोखिम कर प्रबंधन है। उसके बाद भारत में जल और कृषि परिवर्तन का सहजीवन, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और कीट महामारी और जैव सुरक्षा के बारे में आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है सेंटर रिलीज ₹2,94,718 करोड़ टुवर्ड्स फूड सब्सिडी। तो फूड सब्सिडी के तौर पे केंद्र सरकार ने अब तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी दी है। यहाँ पर बात करेंगे तो सेंट्रल रिलीज ₹2,94,718 करोड़ टुवर्ड फूड सब्सिडी टू FCI एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर PMGKAY एंड NFSA इन 2021-22। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और NFSA 2021-22 तक सरकार ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी के तौर पे FCI को और यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, ठीक है, राज्यों को इतने पैसे दिए हैं ताकि वो फूड सब्सिडी भी प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो अमाउंट रिलीज हुई है वो 2020-21 से अगर कंपेयर करो तो 140% है, मतलब ज़्यादा है। और अगर 2019-20 से कंपेयर करोगे तो 267% ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं फूड सब्सिडी पे गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो जा रहा है। और आपको भी पता होगा कि जब से कोरोना आया है 2 से 2.5 साल से फ्री राशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को ये फ्री राशन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की सब्सिडी है गेहूं और चावल पे, जिस पे कम रेट पर किसी भी लाभार्थी को गेहूं और चावल मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 1175 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन जो है प्रोक्योर किया गया वीट के तौर पे। और पैडी के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2.31 लाख करोड़ का यहाँ पर पैडी भी खरीदा गया है, जिससे लगभग 154 लाख फार्मर को हेल्प मिली है, बेनिफिट मिला है। और उनको MSP पर ये जो खरीद हुई है उस पर उनको रेट दिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि कोविड के दौरान 80 करोड़ जनता को फ्री और गेहूं और चावल मुहैया कराया गया है, जिसको अभी अगर हम इस योजना की बात करें PMGKAY को अब सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब है कि पहले योजना मार्च तक चलने वाली थी, अब वो सितंबर 2022 तक लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये रिगार्डिंग हो गया हमारे फूड सब्सिडी के। ये क्वेश्चन आ सकता है कि FCI और राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना फूड सब्सिडी के तौर पे पैसा प्रोवाइड किया है, तो वह है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। आगे बात करेंगे तो कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, RGSA के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब ये योजना 2026 तक जारी रहेगी। तो कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ रिवैम्प सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
जो अब चलेगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो कहीं ना कहीं 4 सालों के लिए इस योजना को और बढ़ा दिया गया है ताकि ग्राम स्वराज अभियान और आगे जा सके। अभी डिटेल में भी जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ दी स्कीम इज ₹5,911 करोड़। तो 5911 करोड़ रुपए इस योजना का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 3700 करोड़ और स्टेट का शेयर है 2211 करोड़। तो इस तरीके का शेयर मिला के लगभग 6000 करोड़ पर ये जो आउटले है वो रखा गया है, इस योजना का जो बजट है वो रखा गया है। आगे बात करेंगे तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, RGS है, जिसको अप्रूवल मिला था बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 21/4/2018। तो 21/4/2018 को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से 2021-22 के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पर एक और डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो 24 अप्रैल मतलब 24/4, ठीक है। तो ये यहाँ पर बिल आया 24 अप्रैल को ये लॉन्च हो गई। और इस योजना के बारे में अगर आपको बताएं तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये क्या करती है, तो ये जो स्कीम है ये ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में पंचायती राज प्रणाली को विकसित करती है और मजबूती प्रदान करती है। उसके लिए ये योजना बनाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और जिसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। आगे बात करेंगे तो इजिप्शियन गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट टू बॉय इंडियन व्हीट। तो यहाँ पर जो इजिप्ट गवर्नमेंट है वो इंटरेस्टेड है भारतीय गेहूं को खरीदने के लिए। अब यहाँ पर ऐसा कई सालों में पहली बार हुआ है कि इजिप्ट सरकार इंडिया की तरफ आ रही है गेहूं खरीदने के लिए। इससे पहले वो कहाँ से खरीदती थी ये भी जानेंगे, अभी वहाँ से क्यों नहीं खरीदा है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जो इजिप्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, जनरल अथॉरिटी ऑफ सप्लाईज एंड कमोडिटी, जिसको हम GASC के नाम से जानते हैं, ये एक बॉडी है जो क्या करती है, कमोडिटीज़ की सप्लाई और उसकी बोल सकते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ये ध्यान रखती है, मैनेज करती है। तो एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है GASC। उसने इस बार इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है ताकि वो अपने देश में गेहूं को और शुगर को इंडिया से इंपोर्ट कर सके। ये बहुत बड़ी बात है कि इजिप्ट दोबारा से भारत की तरफ आया है, उसने इंटरेस्ट दिखाया है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जैसे वीट हो गया, शुगर हो गया, पोटैटो हो गया, वो इंपोर्ट करेगी, ठीक है, और भारत एक्सपोर्ट करेगा यहाँ से। तो यहाँ पर जान लेते हैं। तो एज अ फर्स्ट स्टेप इट हैज़ रिक्वेस्टेड दैट फर्म्स इंटरेस्टेड इन सप्लाइंग वीट टू इजिप्ट रजिस्टर विथ थ्रू एनी लोकल एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया है। इस गेहूँ और शुगर को इंपोर्ट करने के लिए इजिप्ट ने सारी तैयारी कर ली है और यहाँ पर जितने भी इंडिया फर्म हैं जो यहाँ से सप्लाई करेंगे उनसे वो कंटिन्यू कांटेक्ट में है। और आपको बता दें, इससे पहले जो इजिप्ट गवर्नमेंट थी वो गेहूं और चावल और शुगर कहाँ से खरीदती थी, तो वो रशिया और यूक्रेन से ये खरीदती थी। अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इजिप्ट ने इंपोर्ट किया था 62.6 मिलियन टन वीट, ठीक है, पिछले 5 सालों में रसिया और यूक्रेन से लगभग 62.6 मिलियन टन वीट उन्होंने इंपोर्ट किया था। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। युद्ध के कारण उन्होंने अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो भी रोक दिया है। इसके साथ साथ कई देशों ने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया है। लेकिन यहाँ पर इस कमी को पूरा करने के लिए जो इजिप्ट गवर्नमेंट है वो भारत के पास आई है ताकि वो गेहूं और शुगर वहाँ से ले सके। और ये कहीं ना कहीं जो वॉर है उसका फ़ायदा भारत को मिला है। अब भारत का जो गेहूं और शुगर है वो इजिप्ट तक जाएगा और वहाँ के लोग उसको यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इंडिया के GDP और एक्सपोर्ट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। आगे बात करेंगे तो श्रीलंका सीक्स इंडियाज़ हेल्प फॉर फंड। तो यहाँ पर श्रीलंका ने भारत की तरफ निगाहें की हैं कि कुछ हेल्प भारत की तरफ से श्रीलंका को मिल सके, क्योंकि आपको पता है
आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है श्रीलंका की, और वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी से जूझ रहा है। और श्रीलंका की कोई भी देश जो चाइना साथ खड़ा रहता था वो भी आज साथ नहीं दे रहा है। इकलौता भारत ऐसा पड़ोसी देश है जो श्रीलंका की अब भी कंटिन्यू हेल्प कर रहा है, और उसने अभी तक $2.5 बिलियन की सहायता दी भी है। तो यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। तो अहेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्प्रिंग मीटिंग इज वॉशिंगटन नेक्स्ट वीक, श्रीलंका इज सीकिंग इंडियाज असिस्टेंस इन गार्नरिंग एटलीस्ट $3 बिलियन इन ब्रिजिंग फाइनेंस। तो यहाँ पर फाइनेंस ब्रिजिंग के लिए लगभग $3 बिलियन की मांग है श्रीलंका की भारत के लिए, भारत की तरफ से, कि भारत कम से कम $3 बिलियन की सहायता हमको दे। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि $2.5 बिलियन की अब तक सहायता हो चुकी है, अगर हम बात करेंगे भारत की तरफ से श्रीलंका की। तो यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वेडनेसडे को उनसे मुलाकात हुई, और श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं उनका नाम है मिलिंदा मोरागोडा, ठीक है, उन्होंने थैंक बोला है कि उन्होंने अब तक 2.4, ठीक है, 2.4 या 2.5 बिलियन बोल सकते हो जो रुपीज़ है उसकी हेल्प की है, ताकि वो फूड, फ्यूल, मेडिसिन और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ख़रीद सके। और आपको मैं बता दूं कि 2.4 या 2.5 बिलियन की जो हेल्प हुई है, जिसमें से फरवरी के मंथ में ईंधन की खरीद के लिए, जो फ्यूल है उसकी खरीद के लिए लगभग $500 मिलियन की सहायता दी थी, और मार्च में भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए यहाँ पर $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन की यहाँ पर सहायता प्रोवाइड की गई है, क्रेडिट लाइन में शामिल है। और लाइन ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग भारत द्वारा आपूर्ति किए गए 11,000 टन चावल मंगलवार को कोलंबो पहुँच गए। तो 11,000 टन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, क्योंकि वहाँ पर चावल, गेहूँ कुछ भी नहीं बचा है। तो 11,000 टन जो चावल हैं वो मंगलवार को श्रीलंका पहुंच चुके हैं, ताकि जो भुखमरी की हालत है वो ज़्यादा ख़राब ना हो और लोगों को भोजन मिल सके, जिसके लिए भारत कंटिन्यू हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। आगे बात करेंगे तो TNAU साइन MOU टू को क्रिएट न्यूअर एग्रीटेक सॉल्यूशन। तो नए एग्रीटेक सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए TNAU ने MOU साइन किया है। तो MOU साइन किया है NEC लेबोरेटरीज के साथ, जो कि एंटिटी है NEC कॉरपोरेशन, ठीक है, NLI। और यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो MOU साइन हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में, ताकि एग्रीकल्चर के न्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, क्रिएट कर सके टू रिजॉल्व एग्रीकल्चरल इशू यूजिंग एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर AI यूज करके, एनालिटिक्स यूज करके एग्रीकल्चर इश्यूज को दूर करने के लिए TNAU ने ये MOU साइन किया है। और इस पे जो मेन उद्देश्य है NEC का वो है टू क्रिएट सॉल्यूशन आइडेंटिफाइंग मेजर क्रॉप डिसीज। वो चाहती है कि ऐसी AI विकसित की जाए ताकि जो मेजर क्रॉप डिसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, डेफिशिएंसी उसकी पता चल सके, प्लांट में किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, और एक अप्रोप्रिएट रेमेडी उसको मिल सके, और वो हेल्प करेगी फार्मर्स को। और ये चीज़ें करेंगे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट प्लस AI को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है TNAU के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो NEC ने अपना जो एम है वो बताया है टू कवर मेजरली इम्पैक्टेड क्रॉप विद इन इंडिया। तो जो इम्पैक्टेड क्रॉप है उससे पहले उनको फोकस करना है, उसके साथ साथ 12 मंथ आगे और उनको एक्यूरेसी पे काम करना है। और आपको पता होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, जिसके रिजल्ट में क्रॉप लॉस होता है लगभग 30 से 60% एनुअली हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेज होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और हार्वेस्ट से पहले भी जो लॉसेज हैं उसको भी कम करने की यहाँ पर बात की गई है। तो देखते हैं ये जो MOU है वो कितना कारगर होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि TNAU और NEC लेबोरेटरी के साथ ये जो आपका MOU है वो साइन हुआ है। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट प्लान टू कनेक्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमी विद इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, यहाँ पर वो प्लान कर रही है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज से कैसे जोड़ा जा सके। यहाँ पर हम बात करेंगे
तो हाईलाइटिंग द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की है जो क्या करेगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करेगी। और ये जो पॉलिसी है वो 5 सालों के लिए लागू कर दी गई है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2019-24, मतलब 2019 से 2024 तक के लिए ये जो पॉलिसी है वो चलने वाली है। यहाँ बात करेंगे तो इन दी लास्ट 3 ईयर, 3 सालों में बात करेंगे तो 478 यूनिट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, जिसमें लगभग इन्वेस्टमेंट लगा है 1167 करोड़ का, जिससे 6319 पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। यहाँ पर अंडर दी छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग मिशन स्कीम, एक स्कीम है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग मिशन स्कीम, जिसके तहत 14 करोड़ रुपए का जो ग्रांट है वो फूड प्रोसेसिंग को दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो कहीं ना कहीं देश या राज्य कोई भी हो वो जुड़ रहा है और एग्रीकल्चर को डायरेक्ट इंडस्ट्रीज तक ले जाने की बात हो रही है ताकि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। बीजेपी हाईलाइट गवर्नमेंट प्रो फार्मर मेजर। तो यहाँ पर बीजेपी ने हाईलाइट किया है कि बीजेपी के आने के बाद फार्मर को क्या क्या फ़ायदे बेनिफिट मिले हैं उनको। यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने दूसरे शासन में, जैसे कि आपको पता है यूपी में दोबारा से सरकार बनी है, केंद्र में दोबारा 2019 में बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहती है कि फार्मर्स के लिए हमने क्या क्या अच्छे वर्क किए हैं। यहाँ पर बात करेंगे द बीजेपी सेड दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया हैज़ मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द ग्लोबल मार्केट, नोटिंग दैट देयर एक्सपोर्ट हैज़ रीच $51 बिलियन विद राइज ऑफ 20%। तो 20% की बढ़ोतरी के साथ $51 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है भारत का, जो पहले बहुत कम था। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बीजेपी के जो स्पोक पर्सन थे राजीव प्रताप, उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट के रिगार्डिंग बात की। उन्होंने बोला है कि कई सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन थी जिनको हमने दूर किया है, हटाया है और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, फ्रूट एंड वेजिटेबल। उन्होंने ये भी बोला है कि भारत विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, फ्रूट और वेजिटेबल में, ये भी उन्होंने यहाँ बात कही है। और आफ्टर द पीएम नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट केम इन पावर, जब से पीएम मोदी की जो सरकार है वो पावर में आई है 2014 से, जो एग्रीकल्चर बजट है वो 6 गुना ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो 2013-14 में जो बजट 21,938 करोड़ था वो 2022 में 1.32 लाख करोड़ हो गया है। तो 6 गुना ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं जो राइज हुआ है एग्रीकल्चर बजट में, वो यहाँ पर उन्होंने बात कही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईलाइट करना चाहती है कि उसने एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है और फार्मर को हेल्प सपोर्ट दिया है। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे इन 2022। तो 2022 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया है उसके लिए थीम क्या रखी गई थी। तो आंसर है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के बारे क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। Which state won the Best State Award at the National Water Award 2022? तो एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी नेशनल वाटर अवार्ड 2002 सेरेमनी, जिसमें बेस्ट स्टेट अवार्ड या बोल सकते हो बेस्ट वाटर स्टेट अवार्ड किस स्टेट को प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि घर बैठे फ्री में स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर के सभी अपडेट मिल सकें जो भी प्रेजेंट में हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और 3rd वीक ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।